है उसमें आप सबका बहुत योगदान है। और आज हम लोग ये 3-4 पालों के बीच में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा कार्यक्रम जो वार्षिक कार्यक्रम था आदिवासी परिवार स्थापना का, वो यहाँ पर कार्यक्रम करने का था, लेकिन थोड़ा सा दुर्घटना की वजह से हम इसको कर नहीं पाए, इसलिए हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज ही के दिन एक दूसरा कार्यक्रम बांसवाड़ा में भी है, वो ट्रेनिंग का है, तो उसमें मुझे जाना है, इसलिए मैं थोड़ा पहले बोल रहा हूं। तो हमारे बहुत सारे वक्ता लोग हैं, वो आपको पिन पॉइंट जानकारी देंगे। हमारे दिल्ली से मैडम और हमारे जितेंद्र डॉक्टर सर, प्रोफेसर सर वो भी आए हैं, अर्जुन भाई आए हैं, वो भी आपके बीच में बात रखेंगे। और हमारे बबीता मैम है और बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर बीच में आ रहे हैं। भाई गिरवा से अमित भी आ रहा है, अपना जितेश भी है और बहुत सारे वक्ता हैं। अभी आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले दीक्षा ने 2-5 बातें आपके बीच में रखी। ये छोटी उम्र के बच्चे पिन पॉइंट जानकारी अभी रख रहे हैं। और जब जो समाज के बीच में आर्टिकल 2441 के बारे में कई अधिकारी कर्मचारी भी नहीं जानते, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बात ये जानकारी रख रहे हैं और बोल रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी से हुआ है, आप सबके साथ सहयोग से हुआ है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हम लोग आज जहां बैठे हैं, इस इलाके में हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे और हमारा अंतिम राजा था सोनारा भील। कौन कौन जानते हो? हमारा राजा था, हमारा पूर्वज सोनारा भील 13वीं शताब्दी तक। और 13वीं शताब्दी में सोनारा भील को हरा करके राठौड़ों ने इस इलाके के अंदर अपना राज कायम किया। और राठौड़ों के बाद आपका सिसोदिया वंश, जिसको चुंडावत और आपका ये जो सलुम्बर में जो वर्तमान में जागीरदार हैं, उनके पूर्वजों ने यहाँ अपनी जागीरदारी कायम किया। चुंडावत और सत्तावत 2 बड़ी शाखाएं हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चुंडावतों और सत्तावतों से पहले यहाँ पर राठौड़ों का राज था, और राठौड़ों से पहले किसका राज था? भीलों का राज था। और भीलों का अंतिम राजा कौन था? सोनारा भील। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आज भी सोनारा भील के नाम पर बहुत कुछ अवशेष है। उनकी पत्नी के नाम पर आपका मंदिर भी बना हुआ है और वहां पर हमारे दायमा परिवार के लोग हैं, आज भी सेवा पूजा का काम करते हैं, ये आप सब जानते हो। वहां पर कुछ 1-2 साल पहले की घटना है, वहां पर हमारे आदिवासी धर्म ध्वजा चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था और कई लोगों ने हमारे समाज को गुमराह किया कि हमारा ये ध्वज है, हमारा ये ध्वज है। अरे हमारे समाज में धर्म ध्वजा, जिसको हम लोग नेजा बोलते हैं, लेसनी बोलते हैं, वो कौन सी है ये पहले तो समझो। पूरे आदिवासी बेल्ट में आपका मारवाड़ से लगा करके, आपका अजमेर से लगा करके, आपका बॉम्बे तक चले जाओ, गुजरात से लगा करके ये गोंड आदिवासियों के इलाके तक चले जाओ, आदिवासियों का धर्म ध्वजा, आपका नेजा, आपका लेसनी एक जैसी है, एक जैसी लेसनी। गोंड आदिवासियों की लेसनी और आपका रामा पीर की लेसनी भी एक जैसी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की लेसनी के अंदर सूरज, चंद्रमा और तारावली होती है। ये देख लो, यहाँ कहीं ध्वजा लगी थी, क्या ऊपर है शायद, ये देख लीजिए। उसके अंदर सूर्य भी होता है और चंद्रमा भी होता है, तारावली भी होती है। और ये 2 प्रकार का होता है। एक सफेद नेजा होता है, वो पुरुष का प्रतीक है, और लाल नेजा है, वो महिला का प्रतीक होता है। यह आदिवासियों की धर्म ध्वजा है। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे जहां पर भी कुआं खोदते हैं
तो नया पानी आता है तो सबसे पहले हमारी कौन सा धर्म ध्वजा लगाते हैं? हरे रंग की लगाते हैं, इसके अलावा दूसरी नहीं लगाते। और ये क्यों है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आदिवासियों की 3 धर्म ध्वजा है, एक सफेद, एक लाल और एक हरी। इसके अलावा कोई धर्म ध्वजा हमारी नहीं है। इनको हमारे घरों पर नहीं फहराना है। इन 3 धर्म ध्वजा के अलावा हमारे घर पर कोई दूसरी धर्म ध्वजा नहीं फहरा सकते। और यह भी धर्म ध्वजा संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु और आपका संत सुरमाल महाराज का जो विधान है उसके अनुसार हमारी धर्म ध्वजा मोवटी में लगती है। जो हमारा दरवाजा होता है इसके पास मोवटी में लगती है, इसके अलावा कहीं नहीं लगती। और आज कई गांडू फांडू लोग अपने घरों पर पार्टियों का नेजा लगाते हैं। अरे तुम्हारे बाप क्या लगाते थे? कुछ तो अक्ल रखो। तुम तुम्हारे माँ बाप के बच्चे हो कि नहीं हो, यह समझो पहले। यदि तुम तुम्हारे माँ बाप के बच्चे हो तो तुम तुम्हारे घर पर तुम्हारे नेजा कौन सा लगाते? धर्म ध्वजा कौन सा लगाते? जो हमारे बाप दादाओं का है वही लगाते। इसलिए इस बात को समझिए। और हम कहना चाहते हैं, आप लोग भी पालवी हो, मैं भी पालवी हो, और पालवी लोग किसी के गुलाम नहीं हो सकते। आप लोग किसी समाज का गुलाम नहीं हो सकते। हमें आजाद सोच रखनी है। हमारे बाप दादा किसी का गुलाम नहीं थे। हम राजाओं की संतान है। हमारे बाप दादा राजा थे, महाराजा थे, रानियां थी, उनकी औलाद है हम लोग। और आज लोग तुम लोग संगठनों के गुलाम हो रहे हो, पार्टियों के गुलाम हो रहे हो, धर्म के गुलाम हो रहे हो। सभी के सभी धर्म बाहर के हैं। हमारा कोई धर्म है तो आदिवासी धर्म है। यह धर्म ध्वजा किसी दूसरे समाज के घर पे होती है क्या? या देख लो, दूसरे समाज के लोग हैं, ये धर्म ध्वजा उसके घर पर कभी नहीं लगाते हैं। ये बात हमें समझना पड़ेगा। यह हमारे धर्म की निशानी है, आदिवासी धर्म की निशानी है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। देश आजाद हुआ, इसके बाद 1950 में संविधान बना। उस जमाने के लोग भी हमारे बीच में होंगे। मेरा ताऊ जी, मेरा बाबा 1932 का जन्म है, अभी भी जिंदा है। आपके बीच में भी बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो देश आजाद होने से पहले का इनका जन्म है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, सभी संगठन के आदिवासियों से सवाल करता हूं, सभी पार्टी के आदिवासियों से सवाल करता हूं, सभी धर्म मानने वाले आदिवासियों से सवाल करता हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 1950 में आदिवासी के पास जितनी जमीन थी, क्या आज उतनी जमीन है? एक नहीं है, नहीं है। तो जमीन तो अजर अमर है, आसमान में उड़ गई क्या? है? कहां गई? देश आजाद होने से पहले अंग्रेज लोगों ने हमसे वन कानून बनाया, वन विभाग बनाया और आदिवासियों से जंगल छीन लिए। हजारों साल से आदिवासियों का विरासत, आदिवासियों का अधिकार, जंगल का विशेषाधिकार था आदिवासियों के पास। और अंग्रेज लोगों ने वन विभाग बना करके, वन का भूमि बना करके हमारे से जंगल का अधिकार छीन लिया। हमारा आधा पेट जंगल से भरता था। आज हम लोग कमजोर हुए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जंगल का कानून। और जंगल की वजह से हमारे को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। ये अंग्रेजों ने हमसे जंगल का कानून बना करके जंगल छीना था, वो कानून आज भी जिंदा है, चल रहा है। इस पर एक भी नेता नहीं बोलता, इस पर एक भी धर्म वाला नहीं बोलता, इस पर एक भी संगठनकर्ता नहीं बोलता। आप लोगों को इस पर बोलना होगा।
तो मैं कहना चाहता हूं कि 1950 के बाद हमसे सरकारों ने भी जमीन छीनी। किसके नाम पर? डैम बनाने के नाम पर, नहर बनाने के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, अभयारण्य बनाने के नाम पर, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, शहर बसाने के नाम पर, पेरीफेरिया एरिया के नाम पर, उद्योग धंधे लगाने के नाम पर, न जाने किस किस के नाम पर सरकारों ने भी देश के विकास के नाम पर जमीन छीनी। और तो और जमीन के अंदर खनिज संपदा निकालने के लिए कल परसों ही पेपर में आया था, भास्कर में, उठा करके देख लेना, कितना अरावली पर्वतमाला खत्म कर दी हरामखोरों ने। इस धरती पर अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है और अरावली पर्वतमाला का पहला इंसान आदिवासी भील है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। अरावली पर्वतमाला इन्होंने खत्म कर दिया, कल परसों के पेपर में आया था, देख लेना आप। तो ये खनन के नाम पर लगातार जमीन कम होते होते और कई लोगों ने जबरन छीन लिया हमसे, और आज की तारीख में हमारी जमीन कम हो रही है। और वेल विस्तार कम થઈ રહ્યો કે વધે? વેલ વિસ્તાર એટલે સમજ में આપજો બાબા, તમે સમજ में આપજો। હા, અમે 2 જણા થઈને 3 समझ में आपजो। तो वेल विस्तार तो વધે ने जगह कम थी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कहां जाएंगी? कहां रहेंगे हमारे बच्चे? उनका घर कहां बनेगा? वो खेत खलियान कहां बनाएंगे? कहां रहेंगे? इसके लिए कोई बोलता नहीं है, तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना होगा। या जितने बेटे बेटियां आई है, सबसे कहना चाहता हूं, हमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई लेना है। हमें पढ़ाई से पहले कोई व्रत उपवास नहीं करना है। 12वीं क्लास से पहले कोई बच्चा व्रत उपवास नहीं करेगा। अच्छा खाना है, अच्छा भरपेट भोजन करना है, रोज स्कूल जाना है और अच्छी से अच्छी पढ़ाई लेना है, और हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है। जिस दिन आप लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए आप तैयार हो गए, आप इस देश के राजा बनोगे। कोई माई का लाल आपके सामने देख नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जमीन लगातार कम हो रही है। तो जो जमीन हमसे छीनी है, आपका गैर कानूनी तरीके से, वो जमीन वापस आपको लेनी है। जंगल का अधिकार आपको लेना है, पानी का अधिकार, जैसा जवाब जी कह रहे थे, वो वापस लेना है। तो आपको इस इलाके का हुक्मरान बनना होगा, आपको शासन करती जमात बनना होगा, आपको शासक वर्ग बनना होगा। आपका इस इलाके के अंदर 17 विधानसभा क्षेत्र है, वहां 70 से 80% आदिवासी है। यहां पर किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है दूसरे लोग हमको वोट ना करें। ये हम कहना चाहते हैं कि जो 1951 में पहला चुनाव हुआ, तब से लगा करके आज तक हमारा नेता कौन होगा, उसका सिलेक्शन करने का अधिकार उन लोगों ने अपने पास रखा, जिनकी संख्या 20 से 30% है। इसलिए हम लोगों ने बार बार बोला, क्या बोला, कि इस जाजम पर, ये जो जाजम है, इसी जाजम पर सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा नेता कौन होगा। तो सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी, सबसे ज्यादा समाज के लिए बोलने वाला आदमी और सबसे ज्यादा ज्ञानवान आदमी आगे जाएगा विधानसभा में। और फिर क्या होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर कब्जा होगा, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर कब्जा होने के बाद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष भी हमारा होगा और सरकार में हमारी भागीदारी होगी। फिर
नियम बनेगा। क्या नियम बनेगा? पहला नियम, अनुसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर 1 बोतल अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं चलेगी। सभी दुकानें बंद, 1 बोतल भी दारू नहीं बिकेगी। तो किसी की औकात है कि एक दुकान भी खोलेगा? किसी की औकात है क्या? जेल में जाएगा। किसी की औकात नहीं है अंग्रेजी शराब की एक दुकान खोले। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदिवासियों की एकता के मार्ग में बाधा कोई है तो अंग्रेजी शराब है। ये जो चुनाव के माध्यम से इन नेताओं ने, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे किसी का भी हो, घर घर दारू बेचते हैं और ये पी पी करके हमारा समाज बर्बाद हो गया। फिर आदमी औरत का झगड़ा, उसमें बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, पहला प्रस्ताव सरकार सुन ले हमारी बात। पहला प्रस्ताव शेड्यूल एरिया के अंदर लागू होना चाहिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से वो पहला होना चाहिए। इस इलाके के अंदर अंग्रेजी शराब सदा के लिए समाप्त, एक भी दुकान नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, क्या इस बात को आप मानते हो? कौन कौन मानते हो? अच्छा, आज तो बाजी एक्टिव थी गई। आज बात कोई भाई तमार के जो नहीं माने तो हुआ दीवानो, पग बांधी ने बैग ठोकी दीवानो, पर વધારે नहीं આવવાનો એમ થોડો इलाज કરવાનો ઈકો है ना। કેમ કે આ सब અર્ધા અર્ધા મારા સેલા છે એટલે મારી વાત માને તો થોડાક હોશ ને તમે કરી લીજો। दूसरी अहम बात, आरक्षण की बात। ये जो इलाका है 244 वन के तहत अधिसूचित है राष्ट्रपति द्वारा, इसको शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं। और जो इलाका शेड्यूल एरिया नहीं है, यानी उदयपुर से आगे का, उसको सिविल एरिया बोलते हैं। ये ध्यान रखो, हमारा इलाका शेड्यूल एरिया है और सिविल एरिया है, और सिविल एरिया के अंदर आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण होता है, और ये इलाका अधिसूचित है 244 वन के तहत। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 244 वन के तहत होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो थानेदार तुम्हारा होगा, एसडीएम तुम्हारा होगा, कलेक्टर तुम्हारा होगा, एसपी तुम्हारा होगा, सब तुम्हारा होगा। उसके बाद आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात हमें समझाना चाहते हैं। और जो बात, ये 2 बातें भी नहीं माने और उनको हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। पहले तो पूछो आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहते हो, दारू के बारे में क्या कहना चाहते हो, जल जंगल जमीन के बारे में क्या कहना चाहते हो। हमारी तीसरी बड़ी मांग है कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर वन विभाग की जितनी जमीन है वो आदिवासियों को सौंपी जाए। उसके अंदर आदिवासी है, वो पेड़ पौधे लगाएंगे, चेक डैम बनाएंगे, फल जो भी लगाना वो लगाएंगे। ये हम कहना चाहते हैं। आज जब से आपका इन सरकारी नौकरों के हाथ में वन विभाग की जमीन है, तब से पेड़ पौधे खत्म हो गए, जीव जंतु खत्म हो गए, जंगल के अंदर पानी भी नहीं है। ये वो नहीं संभाल सकते। हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने जंगल को संभाला। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर, शेड्यूल्ड एरिया के अंदर जो वन विभाग की जमीन है वो आदिवासियों के हवाले किया जाए। इसके अंदर वृक्षारोपण भी हम करेंगे। इसमें घर नहीं बनाएंगे, हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, केवल वृक्षारोपण करेंगे, केवल चेक डैम बनाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, जड़ी बूटियां लगाएंगे, अच्छी शाक भाजी वाले बेले लगाएंगे और पर्यटन का विकास करेंगे। तो आधा पैसा तो हमको पर्यटन से मिलेगा। हमको अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं है, हमको सूरत जाने की जरूरत नहीं है, हमको उदयपुर काम करने की जाने की जरूरत नहीं है। हमको आधा पैसा
आधा पेट भरने लायक पैसा तो आपका पर्यटन से मिल जाएगा। ये बात समझना है। कितनी बातें हो गई? एक तो अंग्रेजी शराब वाली बंद, नंबर 2 आरक्षण आर्टिकल 2441 के तहत, और तीसरा फॉरेस्ट। ये 3 बातें, जंगल की जमीन वाला अधिकार हमारा, ये 3 बातें जो भी हमारी बात मानता है उसके अलावा किसी को वोट नहीं देना है। क्या आप इस बात से सहमत है? कौन कौन? सबका फोटो ले लो। यदि गलत करे बे हाथ उसा करो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे इलाके के अंदर 2-3 बड़े संत हुए, संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज और संत गोविंद गुरु महाराज। ये अपना कहते हैं कि ये खरबर और पाल सरसिया के इलाके से ही संत सुरमाल महाराज के पूर्वज थे, ऐसा कहते हैं। उस इलाके के कोई साथी है क्या? है क्या आसपास में, या आपका इलाका बिल्कुल पास में? वो हमारे पूर्वज थे, हमारे भील संत थे। संत मावजी महाराज ने भी दारू की बात किया, संत गोविंद आपका संत सुरमाल महाराज ने भी दारू की बात किया, और संत गोविंद गुरु महाराज ने भी बात किया। और उस जमाने के अंदर जो भील आदिवासी थे वो को जात का खाते नहीं थे। को जात हो क्या बात है? नहीं बतो, आप भी पालवी हो, मैं भी पालवी हूं। हमारे इलाके में को जात के लिए कहीं कांति भाई बता दो। बीजो आदमी, बीजा समाज नो आदमी, बीजा समाज ने आदमी नो हाथ नहीं खावा तो तुम्हारे इलाका में वो હતો કે तो है? था। पालों के लोग पहली बात तो पाल की बेटी पाल में ब्याहते थे, पाल की बेटी गांव में ब्याहते नहीं थे। ये ध्यान रखो, गांव की बेटी पाल में लाई जा सकती है, लेकिन पाल की बेटी पाल में ब्याहते थे, क्योंकि बेटी की रक्षा जरूरी है, ऐसा हमारे पूर्वज मानते थे। और पालवी लोग किसी भी गैर आदिवासी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे। और आज है काल परसों उदयपुर में साठी खावा गया था ना अरे कहां जा रहे हो? हमारा बाप क्या था? और वो भी पैकेट, और पैकेट का फोटो भी आया, ये माधव जैसे ने किसी ने भेज दिया। उस पे लिखा हुआ है क्या? पूड़ी पराठे क्या क्या, एक तो कलौंजी क्या था, गुड़, ये सब लिखा हुआ आया। अरे हमारे बाप दूसरों का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते थे, तो तुम हमारे बाप दादाओं की संतान हो कि नहीं हो? यदि हो तो आप दूसरे के घर का बना हुआ भोजन नहीं खा सकते। ये हमारे बाप दादाओं का रिवाज था, ये परंपरा था, उसे हमें जारी रखना होगा। और हमारे भगत लोग थे कई सारे, आज संत सुरमाल महाराज के कई भगत है, वो इनके साथ ज्यादा है। गोविंद गुरु महाराज के भगत भी हैं। उनसे कहना चाहता हूं, तुम एक जगत के घर का नहीं खाते हो, यानी आदिवासी के घर का नहीं खाते हो, और संत सुरमाल वाले तो गोविंद गुरु वाले भगत के घर का भी नहीं खाते हैं। न तुम वहां गैर आदिवासियों का हाथ का चाट रहे हो, खा रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म। तुम्हारे बाप की सोच क्या थी और तुम क्या कर रहे हो? ये सोचने समझने की जरूरत है। यदि भगत हो तो भगत के तरीके से रहो, दूसरे के घर का चाटो मत, खाओ मत। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आज के बाद हमारे समाज की होटल होगी, हमारे समाज की दुकान होगी, वही खाना खाना, दूसरी की जगह नहीं। बराबर है? ऐसा करोगे? ऐसा करोगे तो क्या फायदा होगा?
सबसे बड़ा फायदा होगा, हमारे भाई की दुकान चल देगी और ज्यादा दुकानें लगेगी। एक दुकान किसी कस्बे में है तो 2 लगेगी, 2 है तो 4 लगेगी। उदयपुर में बहुत सारी हमारे भाइयों की है। तो आदिवासी अर्थव्यवस्था भी विकसित करनी है, आदिवासी डिश, आदिवासी किचन और आदिवासी फूड का भी हमें डेवलपमेंट करना है। यह आदिवासी परिवार कोई 1-2 काम के लिए नहीं है, हजारों काम हम आने वाले समय में हमारे बच्चों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी करेंगे, ट्राइबल गेम्स भी होंगे, ट्राइबल फूड भी होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग लाने वाले हैं। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, पहले आदत सुधारिए। हम लोग किसी दूसरे के होटल पर खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कहीं बाहर चले गए तब क्या करेंगे, तब का तब सोचेंगे। अभी हमारे गांव के आसपास, अभी हमारे शहर के आसपास, अभी हमारे जिले के आसपास हमारी बहुत सारी दुकानें, वहां खाइए, यह मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, ऐसा दुकानों में भी करना चाहिए, ऐसा दुकानों में भी करना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे बहुत सारा लोगों का फायदा हो सकता है। हमारे इलाके के अंदर दूसरे लोग दारू बेच करके, आपका कपड़े बेच करके, जूते बेच करके माला माल हो गए, और माला माल होने के बाद हमारी जमीन खरीदते हैं। इससे अच्छा है हमारे भाइयों को ताकतवर बनाओ, ये बात हम कहना चाहते हैं। एक और चीज, हमारे इलाके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जो 5वीं अनुसूची का इलाका है, अनुच्छेद 244 वन का इलाका है, उसके बारे में बबीता जी 2-5 बातें बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद सकता है क्या? है? ये सवाल कहां गई दीक्षा? खड़ा हो बेटा। अब जहां पर भी बोलो तो यही पहला सवाल पूछने का। क्या सवाल पूछना? कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद सकता है क्या? ये सवाल पूछो पहले। दूसरा सवाल, आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लेकिन गैर आदिवासी की भी जमीन कोई दूसरा खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। ये 2 सवाल आपको पूछने, बैठ जाओ। तीसरी बड़ी बात, ये कहां लिखा हुआ है? तो आप बताइए। संविधान कहता है, 5वीं अनुसूची कहती है, अनुच्छेद 244 वन कहता है कि आदिवासी इलाके के अंदर सारी जमीन का मालिक आदिवासी है, आदिवासी के अलावा कोई नहीं है। ये बात हमें कहना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कहते हैं। ये बात हमको आज तक किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई, ये बात हमको आज तक किसी नेता ने नहीं बताया, सरकार ने नहीं पढ़ाया, हमको किसी अधिकारी कर्मचारी ने नहीं पढ़ाया। और हम हमारे जैसे लोग पढ़ाते हैं तो यही लोग हमारे ऊपर केस करवाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। 3 से 4 बार मेरे को परेशान किया, एपीओ किया, और तुम्हारे जय समन्वय बोलने की वजह से वहां इसी तरीके के लोग बैठे हुए थे, माता पिता बैठे हुए थे, औरतें भी थी, और उसी दिन कोई व्रत था। तो मेरे से पहले टीडी का एक मार साहब ने बोला, और वहां के जो संचालनकर्ता थे और भाई थे, उन्होंने कहा कि अपने पास इतनी महिलाएं हैं, उनको वो उन्होंने कहा, मार साहब ने, वही बात आप दोहरा दो तो इतनी महिलाओं को समझ में आएगा। और वो महिलाएं सबकी सहमति से अपन ने बात रखा। तो इन हरामखोरों ने मेरे को ऊपर केस भी कर दिया, लेकिन मैंने भी कह दिया, ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हारे धर्मशास्त्र है वो उठाकर रखूंगा, उसमें और ज्यादा गंदी बातें लिखी हुई है, और ज्यादा गंदी बातें, अनाप शनाप लिखा हुआ है। और भंवरलाल परमार को अभी आप समझे नहीं हो। जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ेगी, आपको भी अकल ठिकाने आ जाएगी। हम कहना चाहते हैं सभी नेताओं को, और
आदिवासी परिवार को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अब हजारों की संख्या में नौजवान बच्चे तैयार हो गए हैं और मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। अब इतने सारे लोग तैयार हो गए और अभी तो पूरे देश के आज जाट समाज के लोग अभी परसों तरसों मिलने के लिए आ रहे हैं। गुर्जर समाज के लोग तो मिल ही रहे, ये अपने मीणा भाई तो अपने साथ आ ही रहे, माइनॉरिटी समाज के लोग अपने साथ आ रहे, और अब तो राजपूत समाज के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम भी हिंदू नहीं हैं। ये आपको पता है क्या? ये आपको पता है क्या? अभी हरियाणा उत्तर प्रदेश के राजपूत भाई कह रहे कि हम लोग राजपूत कौम यानी छात्र धर्म को मानते हैं, क्षत्रिय समाज को मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम एक कौम के लोग हैं, हमें एक साथ लड़ना चाहिए। अभी पिछले दिनों रैली हुई, हाँ, मुस्लिम राजपूत और हिंदू राजपूत एक हो रहे, और हमारे टटपुजिए नेता क्या बोल रहे कि हमारे आदिवासी लोग इस धर्म में चले गए, उस धर्म में चले गए, उनका डिलिस्टिंग करो। हमारा समाज का आदमी आदिवासी कैसे पैदा होता है? आदिवासी बाप भी होना चाहिए, आदिवासी माँ भी होना चाहिए, तब आदिवासी पैदा होता है। किसी को बाहर थोड़ी किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के अंदर किसी को भी रखा जा सकता है, किसी को निकाला जा सकता है, और सरकार सर्टिफिकेट देती है। आदिवासी का सर्टिफिकेट लेने के लिए माँ भी आदिवासी होनी चाहिए, बाप भी आदिवासी होना चाहिए, तो हम कौन होते हो निकालने वाले? हमारे समाज के लोग यदि मुसलमान बन गए हैं, हमारे समाज के लोग आपका ईसाई बन गए, हम वापस लाएंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से आपके इलाके में भी कहीं ऐसा हुआ हो तो सभी लोगों को मानगढ़ लेके आओ। हम लोग सभी लोगों को वापस भीली संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में लाने के लिए 15 जुलाई को बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, उसमें आप सब पधारेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। और अपने खेरवाड़ा बेल्ट में, कोटड़ा बेल्ट में, जाडोल बेल्ट में बहुत सारे भाई ईसाई कन्वर्ट हो गए ऐसा कहते हैं, तो वो लोग धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारा धर्म क्या था 1950 से पहले। जो लोग तुम इसका आपका कहते हो धर्मांतरण, उन वो लोग बदले हैं, दूसरा धर्म बदला है, तो भीली संस्कृति से बदला है। हम इनको वापस लाएंगे भीली संस्कृति में। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, अभी मुझे इमीडिएट बांसवाड़ा जाना है, इसलिए मैं निकलूंगा। और ये जो भाई हैं, सभी भाइयों को सुन करके जाइए, और ये जो मैंने बातें आप लोगों को बताई उन पर अमल करिएगा, आगे बढ़िएगा। और एक बात ध्यान रखिए, व्रत उपवास बिल्कुल बंद, और जितना खाना होता है खाइए। बच्चों का वजन अच्छा होना चाहिए, 70-80 किलो बच्चों का वजन होना चाहिए, ये 30-40 किलो नहीं। 20 एकाडनो करी सको, 15 एकाडनो करी सको, और 11 एकाडनो करी सको, पीपळो पूजवान एकाडनो करी सको, शारते ने लाडीवर पड़ने ओळीवाळू करी सको, आना अलावा नहीं। ठीक है, फलड़ी आई आपजी, माकड़ी आई आपजी ने टीकड़ी आई आपजी करी કરીને आपनो समाज नसाड़ी ने बर्बाद कर नाखो, भूखी राखी ने बर्बाद कर नाखो। ये सब बंद कर देना, ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। और अब तो सरकार भी चाहती है कि आदिवासियों के साथ बातचीत की जाए, ये बात भी समझिए। अब हमारा राजस्थान सरकार भी चाहती है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों से बात की जाए। यह आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। और हम बात करेंगे कौन से बिंदु पर? पहला बिंदु, हमारे इलाके में दारू शराब खत्म, अंग्रेजी शराब बिल्कुल बंद। दूसरी बात, हमारे इलाके में आरक्षण का मसला 244 वन के अनुरूप। और तीसरी बात, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष हमारा आदमी होना चाहिए। और चौथी बात, ये जंगल वाली, जंगल का अधिकार हमको होना चाहिए। ऐसी बातों पर हम बात करेंगे। ये सब चीजें हम लोग आने वाले समय में हमारे समाज की रक्षा के लिए करेंगे, और आप लोग सभी साथ देंगे। और इन धर्म वालों के चक्कर में मत पड़ना।
व्रत उपवास वालों के चक्कर में मत पड़ना। ये जो छोटे छोटे बातें करने वाले जो नेता नेतियां उनके चक्कर में मत पड़ना। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी, जय बल प्रदेश, जय भारत, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।